दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पहले हम लोग पढ़े कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे धीरे धीरे अपना रूल एक्सटेंड किया। फिर हम लोग चैप्टर 10 में पढ़े कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण एग्रीकल्चर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर और इन सब में कैसे, और ट्राइबल लोगों के लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स आया, क्या इफ़ेक्ट हुआ, ये सब चीज़। अब हम ये सब करते करते ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो चुका था। तो आफ्टर 100 ईयर्स इंडियन पीपल फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो उस लड़ाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो लड़ाई क्यों हुआ, जिसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसका क्या क्या रिजल्ट हुआ। ये वॉर एक्चुअली मीरठ में शुरू हुआ था। अब इसके बारे में फर्दर पढ़ते हैं। मीरठ कैंटोनमेंट में ऐसा था कि सोल्जर्स को मतलब कार्ट्रिजेस अपने मुंह से खोलना पड़ता था। मतलब गन का समझ लो शेल होता था जो अपने मुंह से हटाना पड़ता था। और ऐसा अफवाह था कि वो जो कार्ट्रिज है, वो जो शेल है, वो पिग के या काऊ के मीट से बना हुआ है, उनके स्किन से बना हुआ है। तो ये उन लोगों के रिलीजन के अगेंस्ट था। तो वो लोग मना कर दिए कि हम लोग इस तरह के कार्ट्रिजेस को यूज़ नहीं करेंगे, गन्स को यूज़ नहीं करेंगे। जो यूज़ नहीं करता था उसको जेल में डाल दिया जाता था या कुछ दूसरा सज़ा सुनाया जाता था। तो वहाँ के सिपॉय मतलब इंडियन सोल्जर अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, या ब्रिटिशर्स के अंडर में जो भी सोल्जर्स थे उनको सिपॉय बोला जाता था। तो उस टाइम वहाँ मीरठ के सोल्जर्स रिवोल्ट करना स्टार्ट किए। वो लोग एक जेल पे हमला किए, वहाँ से कैदी लोग को रिहा कर दिए और दिल्ली आए। 10 मई को मीरठ में हमला किए और 11 मई को वो लोग दिल्ली आए। दिल्ली आकर क्या किए, वो लोग रेड फोर्ट में आए और मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर II से रिक्वेस्ट किए। यहाँ लिखा है बहादुर शाह जफर एन एम्परर विदाउट एनी अथॉरिटी। बहादुर शाह जफर के पास कोई पावर तो एक्चुअली था नहीं, क्योंकि सारा पावर्स ब्रिटिशर्स ले चुके थे, वो नाम का ही राजा था। उसके पास गए और बोले कि आप इस रिवोल्ट में लीडरशिप का रोल प्ले कीजिए, मतलब आप हम लोग के लीडर बनिए और हम लोग ब्रिटिशर्स को बाहर निकालेंगे कंट्री से, हेल्प कीजिए। तो वो मान गया, उसको शहनशाह हिंदुस्तान का टाइटल दिया गया। द सिपॉयज कैप्चर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली, किल्ड मेनी इंग्लिशमैन एंड रैंसैक्ड मेनी पब्लिक ऑफिसेस। काफ़ी पब्लिक ऑफिसेस को ख़राब कर दिया, इंग्लिश काफ़ी सारे मैन को कैप्चर करके मार दिया, इस तरह से कर रहा था। Though the revolt was started by the Indian soldiers in the service of the East India Company, it soon spread to different parts of the country. ये लड़ाई कौन शुरू किया? सोल्जर्स शुरू किए थे, लेकिन इसमें हर तरह का इंसान जुड़ गया। एक छोटा मोटा आर्टिसन है, सोल्जर है, एजुकेटेड इंडियन है, फार्मर है, कोई भी है, सब कोई इसमें लड़ाई किया, हिंदूज भी, मुस्लिम्स भी। सब क्यों लड़ाई किया वो हम लोग ग्रेजुअली पीछे पढ़ेंगे, बट सब लड़ाई किया था। The event was also called the uprising of the revolt of 1857 or the Sepoy Mutiny by the British. But Indian historians इसको first war of independence बोलते हैं। क्यों? Because it was the first time that different sections of Indian society united and fought as one nation to throw off the shackles of foreign domination. ये पहली बार ऐसा हुआ था कि सारे इंडियंस मिलकर लड़ाई कर रहे थे ब्रिटिशर्स को बाहर भेजने के लिए। एवर सिंस द ब्रिटिश हैड सेट फुट ऑन इंडियन सॉइल, ब्रिटिशर्स का एम सिर्फ इतना ही था कि इंडिया का रिसोर्सेज को बाहर अपने कंट्री में भेजें। और वो लोग फ्रॉम 1757 देखो 1757 टू 1857 100 साल तक में वो लोग सारा बैटल जीता है। वो लोग अपना रूल एक्सपैंड करते गया और अपना हम लोग का रिसोर्सेज को अपने कंट्री में भेजते गया। सो फाइनली आफ्टर 100 ईयर्स 1857 में लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अब हम लोग इससे ज़्यादा अत्याचार नहीं सह सकते, तो वो लोग लड़ाई शुरू किए। नाउ कम्स द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। लड़ाई क्यों हुआ, इसका बहुत सारा अलग अलग हेडिंग्स में है। जैसे पहला हेडिंग दिख रहा है पॉलिटिकल कॉज। तो पॉलिटिकल कॉज में भी बहुत सारा टॉपिक्स है। जैसे एक है कि द इंडियन सिपॉयज वर डिससेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट मेटेड आउट विद द इंडियन रूलर्स, मेटेड आउट विद देम। द इंडियन रूलर्स जैसे बहादुर शाह जफर, तांतिया तोप ऑफ ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई, राणा साहेब ऑफ कानपुर हैड पर्सनल स्कोर्स टू सेटल विद द ब्रिटिश। सोल्जर लोग क्यों लड़ाई किया? क्योंकि उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था वो अच्छा नहीं लगा उन लोगों को। फिर बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग क्यों लड़ाई किया? क्योंकि इन लोग को अपना पर्सनल दुश्मनी निकालना था ब्रिटिशर्स से, इस वजह से।
दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर ये सब के कॉमन लोग क्यों लड़ाई किया, आम जनता क्यों लड़ाई किया? क्योंकि उन लोगों को रुपया और अपना ज़मीन वापस चाहिए था। उन लोग को था कि ब्रिटिशर्स अब यहाँ से जाएं। द पॉलिसी ऑफ annexation ऑफ डलहौजी, particularly the doctrine of lapse, created resentment among Indian rulers. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या पॉलिसी है? इसके अंडर में अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो अडॉप्ट करके उसको अपना आयर नहीं बना सकता। मतलब अगर राजा मर गया और उसका कोई बेटा नहीं है तो वो पूरा किंगडम सीधा ब्रिटिशर को मिल जाएगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पहले राजा लोग क्या करता था, जिसका खुद का नेचुरल आयर नहीं होता था, सन नहीं होता था, वो या तो अपने फैमिली में से किसी को बनाता था या अपने रहते रहते में किसी को अडॉप्ट कर लेता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में वो नहीं चलता। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को कितना सारा किंगडम्स तो फ्री में मिलने लग गया। द ब्रिटिश साइंड मेनी ट्रीटीज विद द किंग्स ऑफ नवाब्स बट वायलेटेड देम एज पर देयर कन्वीनियंस। ब्रिटिशर्स बहुत सारा ट्रीटीज साइन करते थे लेकिन कभी उसको निभाते नहीं थे पूरे तरीके से, अपना जब मन उस रूल को ब्रेक कर देते थे। इसी तरह एक ट्रीटी था सब्सिडियरी अलायंस का। सब्सिडियरी अलायंस क्या है? द नवाब अली शाह was compelled to accept the permanent British army within the territory and to pay for its maintenance. He could not recruit any European in his service without prior appointment. इसमें सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था कि हर एक किंग को ब्रिटिशर्स का कुछ आर्मी अपने कोर्ट में रखना पड़ेगा और एक मिनिस्टर जैसा, एक एडमिनिस्ट्रेटर जैसा अपने कोर्ट में रखना पड़ेगा और इनफैक्ट उन लोगों को रखने का खर्चा भी निकालना पड़ेगा। मतलब सोल्जर्स का जो खर्चा है वो भी किंग को ही देना पड़ेगा। तो ऐसा, और वो किसी भी दूसरे यूरोपियन जैसे कंट्रीज़ को हेल्प नहीं ले सकता था। ये था सब्सिडियरी अलायंस। ऐसा क्यों था? कोई भी अगर ब्रिटिशर उस किंग के कोर्ट में रहेगा तो किंग का डेली में जो भी चल रहा है हरकत, सब एक्टिविटीज़, वो अपने कंपनी में वो लोग रिपोर्ट करता था। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर नहीं करके भी पूरा कंट्रोल मेंटेन करता था। इससे लेकिन किंग्स को क्या लॉस होता था, नवाब्स को धीरे धीरे उनका पावर ख़त्म हो जाता था। ग्रेजुअली he lost all trust in the British. Awadh had been an ally of the East India Company for nearly a century. Actually the words are very blurred, so maybe some of it are wrong. I'm reading wrong, so please go through the book properly. It was annexed on the plea that the government was not functioning properly. ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, नवाब सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम यूरोपियंस को अपने कोर्ट में रखेंगे और खर्चा वर्चा सब देंगे। लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, बोला कि नवाब ठीक से कोर्ट को चला नहीं पा रहा अपना किंगडम को, और वो लोग ले लिया। द नवाब वेंट टू कोलकाता फॉर बेगम हजरत महल टुक ओवर द रेन ऑफ अवध। दिस शॉक्ड द अदर रूलर्स। दूसरे को दे दिया। तो सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करके वो एक ट्रीटी साइन किया लेकिन फिर भी उसके साथ धोखा हुआ। तो इस तरह से था पॉलिटिकल कॉजेज़ कि सबका अपना अपना मतलब से सब लड़ाई कर रहा था। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, इंडिया का ट्रेडिशन पूरा ख़त्म हो चुका था और जो भी ट्रेडिशनल वर्कर्स थे सब में प्रॉब्लम्स था, किसी को काम नहीं मिल रहा था। ज़मींदारी सिस्टम और जो भी इतना सारा रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था, इससे लोग और गरीब होते जा रहे थे। वो लोग अपने मन से क्रॉप्स भी नहीं ग्रो कर सकते थे। जो क्रॉप्स ब्रिटिशर्स को ज़्यादा डिमांड में था वही वो लोग ग्रो करते थे। ब्रिटेन से जो इंडस्ट्रियल गुड्स आता था, कपड़ा वगैरह आता था, वो सब सस्ता होता था। तो इंडियन मार्केट पूरा ख़त्म होते जा रहा था। इंडियन फैक्ट्रीज़ का कोई भी सामान बिक नहीं रहा था। Whenever the princely states were annexed, the British got rent-free land and huge money. जब भी कोई वो नया किंगडम कैप्चर करता था तो ब्रिटिशर्स को इतना सारा ज़मीन फ्री में मिल जाता था। इससे कॉमन लोगों में बहुत ज़्यादा गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड हो गया। When Awadh was occupied by British, नवाब्स ऑफिशियल वे डिससेटिस्फाइड एंड इसके वजह से वो लोग लड़ाई वगैरह किए। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। अब सोसाइटी और रिलीजन रिलेटेड कॉजेज़ था। ब्रिटिशर्स इंडियन सोसाइटी में काफ़ी सारा चेंजेस लाते थे, वो उन लोगों को पसंद नहीं था। काफ़ी सारे इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना पड़ता था। द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी वॉज चेंज्ड टू एनेबल अ क्रिश्चियन कन्वर्ट टू रिसीव हिज शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। हिंदूज़ में ऐसा था कि अगर वो लोग अपना धर्म चेंज कर लेंगे तो उनको अपने
फादर के प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं रहेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या किया, ये रूल चेंज कर दिया। वो लोग चाहते थे कि मैक्सिमम लोग क्रिश्चियन बने रहे, तो इसके वजह से क्या हुआ, वो ये प्रॉपर्टी ही चेंज कर दिया कि जितने भी लोग हिंदुइज्म से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में, वो लोग अपना प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं, वो उन लोगों का हक रहेगा। फिर जब रेलवे स्प्रेड हुआ तो लोगों में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गया। लोगों में, पुअर और इलिटरेट लोगों में डर था कि हम लोग अगर ज़्यादा दूर जाएंगे तो हम लोग को कुछ हो जाएगा या हम लोग अपना कास्ट खो देंगे। तो रेलवेज के कारण ये सब प्रॉब्लम आया। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट्स। कितना भी पैसा वाला इंडियन हो, वो फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट में ट्रैवल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खाली यूरोपियंस के लिए रिजर्व था। द कंजर्वेटिव इंडियंस वेर अलार्म्ड बाय द रैपिड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मोreover, the British looked down upon Indians and followed a policy of racial discrimination. इंडियंस को ब्रिटिशर्स के साथ ट्रैवल करना अलाउड नहीं था, कितने भी पढ़े लिखे हों। ब्रिटिशर्स हमेशा ये सोचते थे कि इंडियन है तो गंवार होगा, पढ़ा लिखा नहीं है, मैनर्स नहीं है, तो इससे एक डिस्क्रिमिनेशन वाला फीलिंग लोगों में आने लगा था। दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज सुपीरियर्स। ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करते थे। दे एडवोकेटेड अ जुडिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, but not in actual practice it was biased. ब्रिटिशर्स बोलते थे कि जो भी हम लोग के कोर्ट में केस होगा वो सब इक्वल रहेगा लॉ के सामने, लेकिन ऐसा नहीं होता था। ब्रिटिशर कुछ भी क्राइम करे उसको पनिशमेंट नहीं मिलता था, और इंडियंस को छोटा छोटा चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाता था। तो ये था सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ लड़ाई करने का। नेक्स्ट, मिलिट्री कॉजेज़। कितना सारा सोल्जर्स लोग, सिपॉयज़ लोग ब्रिटिशर्स को हेल्प किया। अगर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं पर अगर लड़ाई करने जा रहा है, उसको सोल्जर का ज़रूरत पड़ रहा है, तो उस वॉर में कितने सारे इंडियन सोल्जर्स भी तो होते थे, तो सबका हेल्प लिया, लेकिन बदले में इंडियन सोल्जर्स को कुछ नहीं मिला। जो भी प्रमोशन और अवार्ड्स वगैरह मिलता था वो सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को ही मिलता था। तो इंडियन सोल्जर्स में भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था। जो भी ऊंचा पोस्ट था वो सारा, द हाइएस्ट पे गिवन टू एन इंडियन सिपॉय वॉज सूबेदार, फार लेस देन द मिनिमम वेजेस ऑफ अ यूरोपियन रिक्रूट। अगर कोई यूरोपियन सोल्जर था तो उसको अच्छा पोस्ट मिलता था, और इंडियन सोल्जर अगर कोई बहुत अच्छा होगा तो उसको सूबेदार से ज़्यादा का पोस्ट नहीं दिया जाता था। द एक्ट ऑफ 1856 मेड इट कंपल्सरी फॉर न्यू इंडियन रिक्रूट टू सर्व ओवरसीज। एक्ट ऑफ 1856 के अंडर में अगर कोई नया इंडियन सोल्जर मतलब भर्ती हो रहा है, एडमिशन ले रहा है आर्मी में, तो उसको फ़ौरन जाकर ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। It hurt the feelings of the soldiers as Hindus believed that overseas travel would lead to the loss of caste. हम लोग पहले भी पढ़े, हिंदूज़ का मानना होता है कि अगर हम लोग ओशन पार कर लेंगे तो हम लोग का कास्ट चला जाएगा। क्लास 5 में था, क्योंकि ओशन इज़ द रेस्टिंग प्लेस ऑफ गॉड। भगवान रेस्ट करते हैं, अगर हम लोग ओशन क्रॉस करेंगे तो भगवान डिस्टर्ब हो जाएंगे और हम लोगों को पनिशमेंट देंगे। तो इस कारण से वो लोग ओवरसीज ट्रैवल नहीं करते थे, अपना कंट्री छोड़ के कहीं नहीं जाते थे। लेकिन एक्ट ऑफ 1856 के कारण सोल्जर्स को अपना कंट्री छोड़ के जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए। तो ये सारा मिलिट्री कॉजेज़ था। सोल्जर्स इतने परेशान हो चुके थे कि वो लोग लड़ाई शुरू किए। लास्ट इज द इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज क्या है? जस्ट अ मिनट। ओके, so what are the immediate causes? The cartridges of the new Enfield rifle had a greased paper cover which had to be bitten off before the cartridge was loaded into the rifle. वो जो पूरा बुलेट्स मतलब समझ लो, इमेजिन करो, तो उसके ऊपर एक कोटिंग होता था जिसको मुंह से हटाना पड़ता था राइफल में डालने के पहले, और वो ऐसा माना जाता था कि वो गाय का और पिग का फैट से बना हुआ है। और हिंदूज़ और मुस्लिम्स उसको दोनों ही यूज़ करने के लिए मना कर दिए, क्योंकि हिंदूज़ में गाय को भगवान माना जाता है और मुस्लिम्स पिग नहीं खाते हैं। On March 29, 1857 at Barakpur near Calcutta, Mangal Pandey, a young Indian sepoy from Bengal regiment, refused to use the greased cartridge and shot down his sergeant. मंगल पांडे क्या किया? बोला कि हम इस कार्ट्रिज को यूज़ नहीं करेंगे, और उसका जो हेड था, सर्जेंट था जो कि एक ब्रिटिशर था, वो उसको गोली मार दिया तुरंत। तो मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और फांसी दे दिया गया। जब ये न्यूज़ स्प्रेड हुआ तो फिर हर जगह से सिपॉयज़, हर जगह से सिपाही लोग, सोल्जर लोग रिवोल्ट करना शुरू कर दिए कि ये लोग हम लोग पे इतना अत्याचार कैसे कर सकता है। सो दिस वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिजल्ट वॉर। सो हर एक कॉज, जिसे पॉलिटिकल कॉज में 3-4 लाइन,
इकोनॉमिक कॉज में 3-4 लाइन, सोशल रिलीजियस में 3-4 लाइन, इस तरह से कॉजेज़ को लर्न करना होगा।